हेलो एवरीवन। आज के वेबिनार में हम सोइललेस फार्मिंग की टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये अर्थ है, लेकिन आज की नहीं, 37 लाख साल पहले की। यहाँ लाइफ स्टार्ट हुई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, और जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस 37 लाख साल की जर्नी के अंदर पृथ्वी ने लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा सिंगल सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स का विकास किया। हमारी पृथ्वी एक ऐसा इकोस्फीयर है जहां लाइफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज की फॉर्म में थ्राइव करती है। जब हमने वेब पे सर्च किया तो आंकड़े बड़े हैरान करने वाले थे। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि पृथ्वी पर अप्रोक्स 77 lakhs एनिमल की स्पीशीज हैं, जिनमें से 9,53,434 स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारी कैटलॉग में हैं। इसी तरह 2,15,644 टाइप्स के प्लांट्स और 43,271 स्पीशीज ऑफ फंगस, मोल्ड्स एंड मशरूम्स की जो हमारे पास मशरूम्स होते हैं, और रफली 21,000 के आसपास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे इकोस्फीयर में है हमारे साथ, जैसे कि ब्राउन एल्गी, वाटर मोल्ड्स। एक नेचर लवर के नजरिए से देखा जाए तो नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और अगर एक इंजीनियर के नजरिए से देखा जाए तो ये सारी स्पीशीज एक हाईली एफिशिएंट मशीन है जो हमारे लिए कोई भी पर्टिकुलर टास्क कर सकती है। और अर्थ एक इकोसिस्टम है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जिसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। एक इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक फीचर में नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, सोइल का टीडीएस या ईसी हम बोलेंगे, पीएच, मिनरल्स और टोपोग्राफी, ये सब चीजें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं एक इकोसिस्टम के। और बायोटिक कंपोनेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो खाने को प्रोड्यूस करती है, जो स्पीशीज खाने को प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि प्लांट्स, वो प्रोड्यूसर्स हुए। और जो इस खाने को, बनाए हुए खाने को कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर्स हुए। और जो कंज्यूमर्स को आगे उनके मरने के बाद या किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को जब डिकम्पोज करने का जो काम करते हैं, वो डिकम्पोजर्स करते हैं। ओके, हम ह्यूमंस कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमको सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूसर्स या फिर अदर कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आज से 11,700 साल पहले ह्यूमंस को फाउंडर क्रॉप्स के बारे में पता चला, जैसे कि वीट, बार्ले, पीज, फ्लैक्स एक्सेट्रा। इस टाइम पे लोग बड़े वेग तरीके से खेती करते थे कि जिसमें उनको काफी बड़े स्केल पे फार्मिंग करनी पड़ती थी और आउटपुट भी बहुत ही कम आता था। 4,000 साल पहले की मायन सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मायन सिविलाइजेशन एक ऐसे एरिया में मायंस रहते थे जो कि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो एंटायरली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे। मायंस ने अपने इनोवेटिव आइडिया से इंश्योर कर लिया कि उनको पूरे साल फूड मिले। जैसे कि उन्होंने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आप ये बोलेंगे या इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने उस टाइम पे लगाए, कि जैसे कि उन्होंने सबसे पहले टेरेक फार्मिंग को करना स्टार्ट किया आपने उस टाइम पे, याद देखिए 4,000 साल पहले। और उन्होंने, उनके पास एक्चुअली मडी स्वम्प बहुत ज्यादा थे जिसे हम दलदल बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दलदल के ऊपर उन्होंने फ्लोटिंग राफ्ट उन्होंने बिछाने स्टार्ट किए,
तो फ्लोटिंग राफ्ट में उन्होंने उसके फ्लोटिंग राफ्ट के ऊपर उन्होंने वेजिटेबल्स और उन्होंने हर्ब्स और बेसिकली और व्हीट और बार्ले को उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया। मायंस ने ये ऑब्जर्व किया कि जो उनके बनाए हुए फ्लोटिंग राफ्ट थे, वो फ्लोटिंग राफ्ट अगर वो पोंड में डाल देते हैं जहां पे उनके पास फिश फार्मिंग जो वो करते थे, तो उन्होंने ये कंसीडर किया कि प्लांट्स जो हैं वो फिश कल्चर के साथ सेल्फ सिम्बियोसिस में रह के काम करते हैं, कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के चल सकते हैं। कि जैसे फिश का जो वेस्ट हुआ उसको अगर डिकम्पोजर्स कंज्यूम करके उसको डायरेक्ट फर्टिलाइजर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे फिश वेस्ट से हमको अमोनियम आयन हमको मिलता है। तो अमोनियम आयन को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसेमिनार्स दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसको कंज्यूम करके नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तो ओवरऑल प्लांट को नाइट्रोजन सोर्स मिल जाता है। कि मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसको एक्वापोनिक्स बोलते हैं। तो देखिए 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन ने एक्वापोनिक्स कर लिया था। इसमें मेरा सोचना ये है कि 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन ने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर का तरीका ढूंढ लिया था। ऑल एंड ऑल अगर सारी बात को समझा जाए तो जिस जगह पे एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स एग्रीकल्चर की फेवर में ना हो, वहां पे हमको न्यू इनोवेशंस की जरूरत पड़ती है। जहां और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो काफी जगह ऐसी हैं और या फिर आने वाले समय में ऐसी काफी जगह हो जाएगी जहां पे एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारी फार्मिंग के फेवर में नहीं है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि किसान को बेमौसम की अगर बारिश आ जाती है तो उस बारिश से कितना हमारे किसान को नुकसान होता है। हमारे सोइल की फर्टिलिटी जो है वो डिसबैलेंस, हम इसको या पुअर फर्टिलिटी बोलेंगे कि हमारे पुअर फर्टिलिटी सोइल की होती जा रही है। वाटर लेवल हमारा ऑन रेगुलर बेसिस पे नीचे हमारा जाता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1980 से आज तक हमारा वाटर लेवल नीचे ही गया है। एग्रीकल्चर लैंड विद रिस्पेक्ट टू कंजप्शन, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि इसको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारी वो हमारी कंजप्शन के हिसाब से वो कम होती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। काफी सारे बायोटिक कंपोनेंट भी फील्ड्स में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, जैसे कि पेस्ट, इंसेक्ट्स, फंगस, मोल्ड्स। और इन सब का सल्यूशन फार्मर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का यूज करके करता है, और जो कि ह्यूमंस के लिए भी काफी नुकसानदायक है। के समय में टोटल वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन का 18% जो है टोटल, वो बायोटिक स्ट्रेस की वजह से हमारा लॉस हो जाता है, जिसका 15% वीड के अंदर चला जाता है, 26% उसमें से इंसेक्ट्स खराब कर देते हैं हमारी क्रॉप को, और 26% हमारे डिजीज उसमें लग जाते हैं, जैसे फंगस लग जाता है, नीमाटोड्स, और दूसरे कर्ल डिजीज जो वायरसेस हुए हमारे, जैसे टमाटो के अंदर मोज़ेक वायरस और कर्ली लीफ वायरस बड़ी एक कॉमन डिजीज है। और 33% का हमारा जो लॉस होता है वो रोडेंट्स की वजह से, जैसे कि अब चूहे हुए है ना, माउस और माइस, इनकी वजह से हमारा ये 33% लॉस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सोइललेस फार्मिंग। एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम सोइललेस फार्मिंग करते हैं तो हमारी हर एक प्रॉब्लम का इससे सोल्यूशन हमको मिल जाता है। तो कुछ एक टेक्निक्स हैं जो हमें आज के टाइम पे हमको पता है, जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया और ओवरऑल हमने नए नए तरीके निकाले उसमें, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स हुआ, बायोपोनिक्स हुआ और एक्वापोनिक्स हुआ। तो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली आपका पानी के अंदर आपको ओनली वाटर मीडिया के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके पर्टिकुलर, और आपको वहां से वो फार्मिंग करनी है। अब बेसिकली प्लांट को ग्रो होने के लिए टोटल काफी सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और आयरन और क्लोरीन, और ये सब आपके टोटल ये कंपोनेंट आते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन ये भी एक क्रूशियल रोल इसमें पार्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली हम प्लांट की रूट्स को एक प्रॉपर रेगुलर चेन के अंदर एक उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं थ्रू द वाटर मीडिया। तो उसमें वाटर एज अ मीडिया, एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। तो बेसिकली ये हमारा तरीका है जिसमें हम जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। एक बात समझने की बात है कि हाइड्रोपोनिक्स में हम लैब केमिकल्स को या फिर हमारे फर्टिलाइजर को हम बोल सकते हैं, तो इसको हम यूज करके एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को यूज करके हम बेसिकली फार्मिंग करते हैं इसमें। तो हाइड्रोपोनिक्स के आगे फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं, उसको हमने कुछ सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे एनएफटी, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। देखिए, फिल्म का मतलब होता है लेयर, एक है ना। तो एक न्यूट्रिएंट की एक बॉटम पार्ट में एक लेयर बना दी जाती है। सपोज कीजिए 2 या 3 mm या 4 mm लेयर हाइट पे पानी को फ्लो किया जाता है, तो उस चैनल में से बेसिकली कुछ रूट्स उसमें पानी में डीप होती है, और मेजोरिटी ऑफ रूट्स जो है वो एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो इसमें एक पंप लगा दिया जाता है, तो ये रीसर्कुलेटिंग ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो सबसे इजी है, जो सबसे ज्यादा आसान है काम जिसको सेटअप करना, वो है DWC, डीप वाटर कल्चर। इसमें हम एक न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर बेस हम तैयार करते हैं। एक फर्टिलाइजर का बेस जब हमने तैयार किया, जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मैंने आपको बताया, तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हमने तैयार किया, इसमें हम सिर्फ एक एयर स्टोन का यूज करते हैं, एयर स्टोन और एयर पंप का यूज करते हैं, ताकि हमारा पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहे। तो इसमें हमारा कोई मैकेनिकल पंप नहीं होता, सबसे फायदेमंद बात ये होती है। और ओवरऑल इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। इसके बाद हम यूज करते हैं फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम को। फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम को यूज करते हैं हम, वो उसका सबसे बढ़िया फायदा ये रहता है कि बेसिकली हम इसमें दूसरे एडिशनल स्पीशीज भी हम इसमें साथ में रख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमारा एक्वापोनिक्स का कोई सेटअप है, और हमको अपने रेज बेड के अंदर वर्म्स, हम उसमें रेड विगलर वर्म्स जो हैं वो साथ में उसके ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि रेड विगलर वर्म्स अप्रोक्सीमेट 1 घंटे तक पानी में समर्ज रह सकते हैं, मतलब, है ना। तो अगर हम इसको वम्प्स करते हैं, तो इन केस एक्वापोनिक्स में हमारे पीछे से फिश वेस्ट जो आता है, तो वर्म्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके उसको डायरेक्ट फर्टिलाइजर में चेंज कर देता है। तो ऐसी जगह पे हम फ्लड एंड ड्रेन यूज करते हैं, और कुछ एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हमको रिक्वायरमेंट होती है तब हम फ्लड एंड ड्रेन यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम देखिए सबसे ओवरऑल सबसे अच्छा सिस्टम है, सबसे एप्लीकेबल सिस्टम है, सबसे, और इसमें ग्रोथ भी ओवरऑल सबसे अच्छी आती है, और इसका कॉस्ट भी कम है ओवरऑल। तो ड्रिप सिस्टम में हम ड्रिप्स को यूज करते हैं, और एक डायफ्राम पंप को हम यूज करते हैं, और उसमें से हम बेसिकली हर एक पोर्ट हम इसको बोलेंगे, हर एक पोर्ट के अंदर हमारी हम ड्रिप को प्लांट कर देते हैं। तो इस फॉर्म से हमको ओवरऑल अच्छा रिजल्ट इसको मिलता है। तो इसके बाद हमारा एक एरोपोनिक्स है। एरोपोनिक्स में हम अल्ट्रा मिस्ट, अल्ट्रा फाइन मिस्ट, या फिर हाई प्रेशर मिस्ट हम उसको बोलोगे, या फिर इसमें हम बेसिकली लो प्रेशर मिस्ट भी कई टाइम्स में यूज करते हैं। तो हम इसको यूज करते हैं, इसके प्लांट्स की रूट्स के ऊपर हम मिस्ट का फर्टिलाइजर, मिस्ट का हम स्प्रे करते हैं। तो इसका फायदा ये रहता है कि जिन प्लांट्स को हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस केस में उनको मैक्सिमम ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन मिल पाती है प्लांट्स की रूट को। तो एरोपोनिक सबसे बढ़िया करने के लिए कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे रूटी वेजिटेबल हो, जैसे कि हल्दी हुई, पोटैटो हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, और रूटी वेजिटेबल कोई भी हुई, तो उसको सबसे बढ़िया तरीका है ग्रो करने का एरोपोनिक्स में। इसके बाद आते हैं हम बायोपोनिक्स पे। अब बायोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स जैसा ही है, उसमें सब कुछ हाइड्रोपोनिक्स जैसा ही है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को यानी केमिकल्स को
उठा के हम फार्मिंग करते हैं। लेकिन बायोपोनिक्स में हम ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, और इस डिकम्पोजिशन से जो फर्टिलाइजर तैयार होता है, उस फर्टिलाइजर को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में हम एक्वाकल्चर और प्लांट्स फार्मिंग को इकट्ठे मिला के हम दोनों फार्मिंग को करते हैं। जैसे कि जो फिश का वेस्ट हमारा हुआ, उससे हमको नाइट्रोजन सोर्स हमको मिल सकता है। उसमें उसको हम, उसके वेस्ट को, उसमें काफी सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे काफी सारे, जो प्लांट्स को काफी रिक्वायरमेंट होते हैं जिनकी। और हमारे काफी एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स भी हमको सेकेंडरी और प्राइमरी एलिमेंट्स वहां से मिल जाते हैं। तो एक्वाकल्चर को, यानी फिश फार्मिंग को, और प्लांट कल्चर को, है ना, हम इन दोनों को मिक्स कर दिया जब, तो वो हमारे पास बना एक्वापोनिक्स। स्क्रीन पे जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है, ये DWC यानी डीप वाटर कल्चर का एक एग्जाम्पल है, और इसके अंदर रोमेनियन लेटस को ग्रो किया गया है। तो ये डीप वाटर कल्चर का जो सेटअप, ये छोटा मिनिएचर रूप है, इसको थर्मोकोल की बॉडी के अंदर बनाया गया है, ताकि थर्मोकोल की केसिंग से टेम्परेचर इंसुलेशन में काफी हेल्प मिलती है। और इसके अंदर एक ग्लास की पूरे कंपार्टमेंट एक बनाया गया है एडिशनली, और इसमें एक एरिएशन पंप का यूज किया गया है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप है जो आप अपने घर में 1,000 रुपए से कम में बना सकते हैं।